जोशीमठ। आजकल हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि जोशीमठ का क्या होगा। लेकिन क्या आपको पता है जोशीमठ आखिर बना तो बना कैसे? क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है? लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए जोशीमठ की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर जोशीमठ के पहाड़ दरक जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम का आखिर में क्या होगा? और सबसे अहम सवाल कि जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो दोस्तों सब कुछ पता चलेगा, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में आपको जोशीमठ से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों मैं हूं दीपक सिंह, लेकर हाजिर हूं स्टोरी जंक्शन पर एक ऐसे ही जानकारी से भरा वीडियो। तो चलिए सुनाते हैं आपको जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की पूरी कहानी। ज्योतिर्मठ के जोशीमठ बनने की यात्रा काफी लंबी रही है। जोशीमठ सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा एक प्रतीक है। आदि शंकराचार्य से भी शताब्दियों पहले से पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद जी ने जप किया और भगवान नरसिंह को शांत रूप में जोशीमठ में विराजित किया। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है और भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्री धाम छोड़कर जोशीमठ के इसी मंदिर में ही निवास करते हैं। दोस्तों जोशीमठ को आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यहीं स्थापित किया था। इस जगह को तब ज्योतिर्मठ कहा जाता था, जो बाद में कहते कहते जोशीमठ कहलाया। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है और स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है, जब ये भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल कहीं और किसी और जगह पूजे जाएंगे, जिसे भविष्य बद्री भी कहा जाता है। दोस्तों यह जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। जोशीमठ का संबंध दोस्तों 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कीर्तिपुर था और उनकी राजधानी थी कत्यूरी। दोस्तों जो कत्यूरी शासक था ललित सूर के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर का नाम भी दिया गया है। माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कंटूरा वासुदेव ने यहां अपना शासन स्थापित किया था और इस राजवंश के राजाओं ने यहां हर तरफ मंदिरों की स्थापना करवाई थी। दोस्तों कीर्तिपुर को ही बाद में जोशीमठ कहा गया। लेकिन जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसका एक पौराणिक और एक वास्तविक उत्तर है। कहा जाता है जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना था। बद्रीनाथ के पास एक पांडुकेश्वर है जो पांडवों की जन्मस्थली भी बताई जाती है। दोस्तों बद्रीनाथ के बाद माड़ा गांव पार करने के बाद एक शिखर पड़ता है, स्वर्गारोहणी। दोस्तों यहीं से पांडवों ने एक एक कर युधिष्ठिर जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर जी के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के चलते जोशीमठ को दोस्तों स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। लेकिन इसका एक वास्तविक उत्तर भी है। जोशीमठ को पार करने के बाद आगे फूलों की घाटी आती है और फिर शुरुआत होती है औली की, जिसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी है, जिसके चलते जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों ये है जोशीमठ का इतिहास। अब दोस्तों आते हैं जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति पर। दोस्तों हिमालय की तलहटी में बसा जोशीमठ उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 पर बसा एक छोटा सा शहर है। दोस्तों यह शहर त्रिशूल पीक की उतरती ढलान पर स्थित है।
जो एक सकरी जगह है। यह शहर अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7250 फीट है। इसके उत्तर पश्चिम में बद्री पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7100 फीट, और उत्तर में कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7750 फीट। सबसे चिंता वाली बात तो दोस्तों यह है कि जोशीमठ भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके जोन 5 में आता है। यहां की पॉपुलेशन की बात करें अगर दोस्तों, तो साल 2011 सेंसस के मुताबिक यहां करीब 4000 घर हैं और 17000 लोग यहां पर रहते हैं। यह आंकड़ा दोस्तों 12 साल पुराना है, तो यहां की जनसंख्या पिछले आंकड़े से काफी ज्यादा होगी। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले टूरिस्ट जोशीमठ में ही आकर रुकते हैं, तो यहां पर पिछले कुछ सालों से होटलों का निर्माण भी काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन जितना अहम जोशीमठ आम जनता के लिए है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत दोस्तों ये आर्मी के लिए रखता है, क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन से लोहा लेते वक्त भारतीय सेना जोशीमठ में ही आकर रुकी थी। चीन बॉर्डर पर स्थित नीतीमाड़ा गांव जाने का रास्ता दोस्तों जोशीमठ से ही होकर गुजरता है, और एलएसी पर देश की सुरक्षा में रत आर्मी का कैंप भी जोशीमठ में ही स्थित है। दोस्तों, जो 900 करोड़ की लागत से 4 धाम का रोड बन रहा है, वो भी जोशीमठ से ही होकर गुजरता है। लेकिन कहीं यही 4 धाम परियोजना ही तो जोशीमठ के पतन का कारण नहीं बन गई? बस यही पर हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, कि आखिर जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, और क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि इतिहास में जियोलॉजिस्ट ने जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया के बारे में क्या कहा था। उसके बारे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले 1939 में अर्नोल्ड हेम और ऑगस्ट गैंसर ने अपनी किताब सेंट्रल ऑफ हिमालय में बताया था कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबरियाल भी अपनी किताब में यह लिख चुके हैं कि जोशीमठ में लगभग 1000 साल पहले लैंडस्लाइड आया था, जिसके चलते कत्यूर राजाओं को अपनी राजधानी जोशीमठ से शिफ्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पिछले 50 साल की ओर देखें तो 1976 के आसपास जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफी इवेंट्स हुए थे, जिसकी जांच के लिए तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। दोस्तों, मिश्रा जी ने जियोलॉजिस्ट की मदद से गहन जांच की और एक टू द पॉइंट रिपोर्ट तैयार की। दोस्तों, इस रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं, बल्कि पहाड़ों के मलबे पर बना है, जो अस्थिर है। और अगर जोशीमठ को बचाना है तो यहां पर कंस्ट्रक्शन को कम करना होगा, और उसे अगर करना भी है कोई कंस्ट्रक्शन तो उसे गहन जांच के बाद ही शुरू किया जाए। जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद कर दिए जाए। जोशीमठ का एरिया है, उसके आसपास इरेटिक बिल्डर्स यानी बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को बिल्कुल न छेड़ा जाए, और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। जोशीमठ के आसपास के एरियाज में पेड़ लगाने की बात भी कही गई थी, ताकि जमीन की पकड़ लगातार बनी रहे, और पानी के निकास के लिए पक्का ड्रेन बनाने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन यह तो दोस्तों एक सरकारी रिपोर्ट थी, और सरकारों ने इस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में वो सब हुआ जिसके लिए मिश्रा रिपोर्ट में मना किया गया था। यानी आर्मी के लिए एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई, आईटीबीपी का कैंप बना, औली में बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई, और तपोवन और विष्णु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द काफी कंस्ट्रक्शन किए गए। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोस्तों बड़े बड़े होटलों का निर्माण भी हुआ, जिससे जोशीमठ की स्लोप पर काफी छेड़छाड़ हुई, और ड्रेनेज की दोस्तों कोई व्यवस्था न होने की वजह से होटलों और घरों से निकलने वाले पानी ने स्लोप को खोखला कर दिया था, जिसके चलते जोशीमठ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जोशीमठ की इस हालत के पीछे तपोवन, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम परियोजना के तहत बन रहे हेलांग बाईपास की सबसे अहम भूमिका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो टनल खोदी जा रही है दोस्तों, जिसकी खुदाई पहले जहां ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया, वहीं टनल बोरिंग मशीनों ने 2009 में जोशीमठ के पास एक
पुराने वाटर सोर्स को पंचर कर दिया था, जिससे जोशीमठ में पानी की समस्या तक पैदा हो गई थी। उस वक्त इसे लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए थे और एनटीपीसी ने इस नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही थी। हालांकि ये टनल बोरिंग मशीन कई बार फंसी और इसे फिर निकाला गया, जिसके लिए ब्लास्टिंग भी की गई और 2019 में दोस्तों ये आखिरी बार फंसी और अभी भी वही फंसी हुई है और टनल का काम 2 किलोमीटर तक का सिर्फ बचा हुआ है। दोस्तों फिर 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में आई भीषण बाढ़ ने जोशीमठ को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हेलांग बाईपास के निर्माण के दौरान भी एहतियात नहीं बरती गई, जिसका परिणाम आज जोशीमठ भुगत रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों यह है कि इतने फ्रेंचाइल एरियाज में इतने बड़े बड़े निर्माण करने के दौरान किसी भी तरह का हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी तक नहीं की गई, यानी धरती के अंदर पानी की क्या स्थिति है कुछ भी पता नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सरकारों का ही दोष है, इसकी ओर आम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की माने तो जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक इसे एक गांव ही रहने देना चाहिए था। लेकिन अर्बनाइजेशन और व्यापार के चलते इस इलाके पर इमारतों का बोझ लगातार बढ़ता चला गया, जिसका परिणाम आज ये खुद ही भुगत रहे हैं। यही नहीं, जियोलॉजिस्ट की माने तो जो जोशीमठ के नीचे अलकनंदा नदी बह रही है वो भी लगातार पहाड़ की स्लोप के जड़ को काटे जा रही हैं। 4 धाम परियोजना के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी ताकि पहाड़ी इलाकों को बचाया जा सके, लेकिन यह फैसला भी दोस्तों सरकार के हक में ही रहा था। और अब जोशीमठ में इस परियोजना के परिणाम भी दिखने लगे हैं, यानी व्यापारियों से लेकर इंजीनियर्स द्वारा जो जियोलॉजिस्ट की अनदेखी के चलते पहाड़ों का जो ये हाल हो रहा है। खैर ये तो इतिहास की बात हुई, लेकिन क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? इस पर जियोलॉजिस्ट एसपी शक्ति का कहना है कि अब साइंस का कोई रोल नहीं रह गया है, अब तो सिर्फ लोगों को बचाने पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। यानी दुनिया के लिए यह स्वर्ग का द्वार न जाने अब किस घड़ी बंद हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जोशीमठ के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।